दोस्तों, दुनिया भर में आज चीन और उसकी इकोनॉमी की खूब बात होती है और होनी भी चाहिए। 1980 से 2020 के बीच चीन ने अपनी इकोनॉमी का साइज 75 गुना कर लिया है। कभी चीन दुनिया के सबसे गरीब देशों में माना जाता था और आजकल के नए इकोनॉमिक सर्वेस के अनुसार 2026 तक चीन शायद अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन ये सब अचानक कैसे हुआ? चीन ने ऐसा क्या किया कि वह अचानक से इतना ग्रो करने लगा? और आखिर चीन की तरह बाकी देश इस तरह से ग्रो क्यों नहीं कर पाए, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो आप बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप गूगल पर चीन की ग्रोथ के रीजन ढूंढने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन ने ग्रोथ इसलिए की क्योंकि उन्होंने अपने मार्केट दुनिया के लिए खोल दिए और वो फ्री मार्केट पॉलिसी पर चलने लग गए। ये सभी टर्म्स एक आम आदमी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए पहले तो हम ये समझेंगे कि इसका मतलब क्या है और दूसरा ये कि कैसे ये पूरा सच नहीं है। अब पहले आते हैं मार्केट खोलने के ऊपर। मार्केट खोलने का क्या मतलब है? उस जमाने में भारत समेत ज्यादातर देश अपने मार्केट्स को क्लोज्ड या रेस्ट्रिक्टेड रखते थे, यानी कि एक देश में मार्केट में कोई भी फॉरेन कंपनी एंटर नहीं कर सकती थी। पेप्सी, टेस्ला और गूगल जैसी कंपनी से सिर्फ तभी भारत में ऑपरेट करने की परमिशन मिलती अगर सरकार उन्हें इस काम की इजाजत देती। चीन ने 1980 के दशक में अपने मार्केट्स को खोल दिया था और तब बहुत सी फॉरेन कंपनीज और फॉरेन फंडिंग चीन में आई थी। इसके साथ ही जुड़ी है फ्री मार्केट पॉलिसी। किसी देश की इकोनॉमी के 3 मेजर मॉडल्स होते हैं। पहला है वो मॉडल जिसमें देश की सरकार पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करे, यानी सरकार तय करेगी कि किस चीज़ का रेट क्या होना चाहिए, देश में कौन कौन से प्रोडक्ट बिक सकते हैं और साथ ही इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली ज़्यादातर कंपनीज खुद सरकार के कंट्रोल में होंगी। इसका एक उदाहरण सोवियत यूनियन था, जिस पर हम कुछ देर में वापस आएंगे। इकोनॉमी को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका ये है कि आप सब कुछ मार्केट और प्राइवेट कंपनीज पर छोड़ दें, जैसे कि अमेरिका में होता है। वहाँ पर सरकार किसी प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर डिसाइड होता है और वहाँ पर किसी को कोई बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार को कन्विंस नहीं करना पड़ता। बहुत ही आसानी से आप वहाँ पर एक बिजनेस खोल सकते हैं। इस सिस्टम को ही आज दुनिया के ज़्यादातर समृद्ध देश फॉलो करते हैं। भारत इन दोनों मॉडल्स के बीचों बीच हुआ करता था। हम एक सोशलिस्ट देश थे जो प्राइवेट कंपनीज को भी मार्केट में रहने देते थे और सरकारी कंपनियां भी यहाँ पर काम करती थी। LIC इसका एक अच्छा उदाहरण है और BSNL और एयर इंडिया इसके कुछ बुरे उदाहरण होंगे, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में रहने के कारण ये बर्बादी की कगार पर आ गए थे। तो अब सवाल आता है कि चीन ने क्या किया। चीन एक कम्युनिस्ट देश था जहां पर सभी चीज़ें सरकार कंट्रोल करती थी और इसी वजह से चीन काफ़ी गरीब भी था। लेकिन उसी समय सोवियत यूनियन भी एक कम्युनिस्ट देश था और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। जब 90 के दशक में सोवियत यूनियन का पतन हुआ तो रूस ने अचानक से अपनी इकोनॉमी को एक फ्री मार्केट इकोनॉमी बना दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि देश भर में इकोनॉमी के हालात सुधरने के बजाय बद से बदतर हो गए। सारी पॉलिटिकल पावर उन चंद अमीर लोगों के पास आ गई जिन्होंने अपने पैसे के दम पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया और अपनी जेबें भर ली। तो अगर हम सीधा सीधा ये कह दें कि चीन ने फ्री मार्केट पॉलिसी को अपना लिया तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो चीन का हाल भी रूस की तरह ही होता। इसीलिए एक्सप्लेनेशन गलत है। असल बात यह है कि चीन ने इन सभी मॉडल का एक नया कॉकटेल तैयार किया जिसने उन्हें काफ़ी मदद की। जब चीन ने 1980 में अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया और प्राइवेट कंपनीज को मार्केट में पैर फैलाने की जगह दी थी, तो उन्होंने इसे डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि उन्होंने किसानों को उनकी क्रॉप्स खरीदना बंद नहीं किया। इन क्रॉप्स के लिए सरकार ही रेट तय करती थी और सरकार को ही पहले इसे खरीदने की इजाज़त थी। लेकिन फिर चीन ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया और ये कहा कि सरकार अब भी किसानों से क्रॉप्स खरीदेंगी, लेकिन अगर किसानों के पास एक्स्ट्रा क्रॉप्स हों तो वो चाहे तो प्राइवेट कंपनीज को इन्हें अपने मनमाने दामों पर भी बेच सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने प्राइवेट कंपनीज को अपने यहाँ इस तरह फलने फूलने दिया कि वो चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए सरकार की जेब में ही रहे। इसका एक एग्जाम्पल है वहाँ का लैंड एक्विजिशन सिस्टम। चीन में कोई भी कंपनी या सरकार ज़मीन नहीं खरीद सकती है। चीन की सरकारी ज़मीन उनकी सरकार की है और सरकार ये ज़मीन 70 से 90 साल की लीज पर लोगों को देती है, फिर वो चाहे उनके घर बनाकर रहने के लिए हो या फिर फैक्ट्रीज लगाने के लिए, जिससे चीन का हमेशा उस ज़मीन और उस कंपनी पर कंट्रोल रहे।
इसके अलावा चीन ने यह भी देखा कि कंपनीज को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आज भी चीन में सिर्फ 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, जिससे वहाँ की सरकार के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने टैक्स के पैसे से अच्छी सड़कें और बिल्डिंग बनानी शुरू की, जिससे कंपनीज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपनी फैक्ट्री ऐसी जगह नहीं खोलना चाहेगा जहाँ टूटी हुई सड़कें हों, क्योंकि इससे माल इधर उधर ले जाने में उन्हें दिक्कत आ सकती है। चीन ने इस तरह से कंपनीज को अपने यहाँ अट्रैक्ट किया। चीन की सक्सेस के पीछे 2 ऐसी चीज़ों का भी हाथ है जो दुनिया भर में अच्छी नहीं मानी जाती, जिनमें पहला है अपने यहाँ लेबर्स को ज़्यादा राइट्स ना देना। चीन ने जब अपनी इकोनॉमी को खोला तो दुनिया भर ने यह देखा कि चीन में लेबर रेट्स बहुत सस्ते हैं, साथ ही इन लेबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा लॉज भी नहीं है, जिस कारण ही कंपनीज इन लोगों को सस्ते दाम पर ज़्यादा घंटों के लिए काम करवा सकती थी। इसे देखकर बहुत सी इंटरनेशनल कंपनीज ने चीन का रुख किया। आज चीन इतनी बड़ी पावर बन चुका है कि जैसे उन्होंने अपने लेबर्स को सस्ते दामों पर दुनिया को ऑफर किया, आज वो अफ्रीका में जाकर खुद सस्ते दामों पर लेबर को हायर कर रहा है। चीन की सक्सेस का एक कारण कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी रहा है। बहुत सी कंपनीज जिन्होंने 1980 में चीन में एंट्री की थी, उन्होंने जल्द ही चीन से बाहर जाना भी शुरू कर दिया। इसका एक कारण ये था कि इन कंपनीज के सीक्रेट्स को चाइनीज लोग चुराने लगे थे और फिर वो इन्हीं प्रोडक्ट्स की कॉपीज बनाकर मार्केट में बेच रहे थे। ये कंपनीज चीन से बाहर तो चली गई, लेकिन तब तक चीन काफ़ी टेक्नोलॉजी चुरा चुका था और फिर वो इन सस्ते प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया भर के मार्केट में कूद पड़ा और उसे काफ़ी सक्सेस भी मिली। तो कुल मिलाकर कहे तो चीन ने सोवियत यूनियन वाली गलती नहीं की और अचानक से प्राइवेट कंपनीज को इंट्रोड्यूस करने के बजाय धीरे धीरे अपने उन्हें देश में आने दिया। इसके साथ साथ उन्होंने चोरी करके ही सही, लेकिन एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब भी स्टैब्लिश किया, जिसने इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जिसकी ज़रूरत दुनिया भर को थी। चीन ने कभी भी प्राइवेट कंपनीज को देश चलाने की पावर नहीं दी और ज़मीन का राइट अपने पास रखकर इन्होंने इन कंपनीज को हमेशा अपनी सरकार के रहमो करम पर चलने दिया। और इन्हीं वजहों के कारण चीन ने पिछले 40 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता और कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि धीरे धीरे अब चीन की इकोनॉमी शायद अब अपने हनीमून पीरियड से बाहर आने लगी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चीन की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर आप इसके बारे में भी एक वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।